तो चलिए स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का। और आज जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज हमारा ये इंडियन पॉलिटी के इस कोर्स का पहला लेक्चर है। तो सबसे पहले तो हम लोग को एक ओवरव्यू ले लेना चाहिए जिसमें हम लोग को ये आइडिया हो जाए कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और क्या क्या हम लोग को कोर्स कवरेज करना होगा। ठीक है। और जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनका भी स्वागत है, जो पहले से हैं उनका भी स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या टॉपिक्स कवर करने रहते हैं इंडियन पॉलिटी में, भारतीय राज्य व्यवस्था में। आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हों, या फिर कोई अदर इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हों, हर जगह पे इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप अच्छी तैयारी करेंगे तो आप यहाँ पे अगर रेगुलर रहते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। ठीक है। तो कोर्स कवरेज की आप टेंशन मत लीजिएगा, नोट्स की आप टेंशन नहीं लीजिएगा। आपको मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू यहीं पे दिखा देता हूँ। हमारे पास नोट्स सभी चीज़ों के अवेलेबल हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। इंग्लिश हिंदी दोनों में नोट्स हैं। आप मेंस के लिए भी बेफिक्र रहिए। आपके जो भी करंट इश्यूज़ होते हैं उन सबको डिस्कस किया जाता है, सब कुछ किया जाएगा। आप बस रेगुलर रहिए, आपका इतना ही रोल रहेगा अभी। ठीक है। आप अगर रेगुलर रहेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक। तो जो टॉपिक्स हमको कवर करने हैं, देखिए सबसे पहले तो हमको आखिर इस कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में जानना होगा, भारतीय संविधान के विषय में जानना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती, व्हाट इज़ नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद में जो हमारे आर्टिकल शुरू होते हैं उससे पहले प्रियम्बल क्या है, हमारा प्रियम्बल में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। और एक एक करके फिर हम अपने आर्टिकल्स में पार्ट वाइज, जैसे जिस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड है, एक एक पार्ट को कवर करते चलते हैं। पार्ट वन में जैसे हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ हैं, जहाँ पर किसी नए स्टेट को कैसे बनाया जाएगा, अगर कोई स्टेट एग्जिस्टिंग में है तो उसको किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा, उसका डिवीज़न किस तरीके से होगा, उसमें स्टेट्स की क्या भूमिका होगी, क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, सेंटर क्या करेगा, इन सब चीज़ों को हम समझते हैं। सिटीजनशिप जैसे मुद्दा हाल ही में, अब 2 साल पहले देखिए, कोविड के पहले सीए का मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा था, तो इन सब चीज़ों को भी देखेंगे सिटीजनशिप में। और क्या क्या, जैसे जब पार्टीशन हुआ हमारा, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग पाकिस्तान से यहाँ पे आए, उनके संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद समय समय पर उसमें कुछ चेंजेस किए जाते रहे हैं, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट फिर हमारा आता है फंडामेंटल राइट्स। आपको संविधान की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कई सारे अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को हम डिस्क्राइब करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, एग्जीक्यूटिव में हम प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट के विषय में बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के विषय में बात करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट की। तो ओवरऑल हम लोग कहें तो हमारे बहुत लेंदी टॉपिक है, और अप्रॉक्सीमेट हमारा 4 मंथ तो आप मान ही लीजिए कि 4 मंथ का कोर्स आपका रहेगा, और 4 मंथ आपको कंप्लीट होने में लगेंगे एक अच्छी तैयारी में। बट हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि अगर आप 4 मंथ रेगुलर हैं तो आप चाहे प्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप किसी अदर एग्ज़ाम, चाहे आरआरबी का रहा हो, चाहे आरबीआई का हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, वो आप क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। एटलीस्ट इस कोर्स में तो आप कोई समस्या आएगी नहीं। ठीक है। तो हमारा जो स्टार्टिंग का लेक्चर रहेगा, एटलीस्ट हम पहले 25 लेक्चर्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक, अगर हम 25 लेक्चर्स अपने स्टार्टिंग की बात करते हैं तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन ही देखेंगे, प्रीएम्बल देखेंगे। उसके बाद हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स को समझेंगे क्या होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जैसे क्यों क्यों डीपीएसपी दिया गया है, क्यों ये आवश्यक है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, क्या कैरेक्टर्स में अपने ये नेचर में पॉजिटिव है या ये निगेटिव है, फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है, इन सभी चीज़ों को हमको समझना होगा। इसी तरीके से हमको क्या करना है, एग्जीक्यूटिव डीपीएसपी के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव के विषय में बताया गया, जिसमें हमारा प्रेसिडेंट का चैप्टर है, वाइस प्रेसिडेंट का है, प्राइम मिनिस्टर का है और पार्लियामेंट का है। इनके सब्जेक्ट में हम देखते हैं। फिर इसके बाद हम जुडिशरी देखते हैं। जुडिशरी के बाद फिर से यही सारी चीज़ें आपको स्टेट के रिस्पेक्ट में, गवर्नर दिखेंगे, आपको चीफ मिनिस्टर दिखेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दिखेगी। तो
ये टॉपिक हमको कवर करने हैं। और इतना हमको मतलब आप मानिए कि स्टार्टिंग के जो 25 से लेकर जो हमारे 35 लेक्चर तक होंगे, इतने टॉपिक पे फोकस्ड रहेंगे हमारा, एक एक करके हम इनको चलेंगे, ठीक है। और इन 35 लेक्चर्स तक अगर मैं मैक्सिमम ले रहा हूँ, तो आप ये मानकर चलिए कि आपके चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, यहाँ तक आपके लगभग 50% तक क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, ठीक है। एक बार इसको हम कवर करेंगे, इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारे अदर टॉपिक्स हैं जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, आरटीआई हो गया, और उसके बाद में पंचायती राज सिस्टम हो गया, इन सभी चीज़ों के जैसे टॉपिक हैं, जो भी सीबीआई, एनआईए, इनसे जुड़े हुए क्या मुद्दे हैं, क्या प्रावधान हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने साथ आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। सिर्फ क्लास में बैठिए नहीं, कुछ अगर क्लास कर रहे हैं तो उसको नोट्स के टाइप में बनाते चलिए, जिससे कि आपकी एक हैंड रिटन अपनी सेल्फ नोट्स हो, जिसको आप कभी भी समझ सकें, पढ़ सकें, ठीक है। क्योंकि ऐसे आप क्लास करेंगे, चीज़ें अभी आपको लग रही हैं कि बहुत छोटी सी रहेंगी, जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा हाँ मुझे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद में क्या होती हैं चीज़ें, ज्योग्राफी आप पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे, ठीक है। तो जब इतना चीज़ों को आप पढ़ोगे तो आखिर आपके दिमाग की भी तो एक लिमिट है, आपके दिमाग में और भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, आज कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सी मूवी देखनी है, तो इतना कुछ आपके दिमागों में करना है, अपने दिमाग को इतना बर्डन आपने ऑलरेडी दे रखा है, तो थोड़ा सा उसको रिलैक्सेशन देने के लिए नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। क्योंकि जब भी आप थोड़ा सा फिर फ्री होंगे तो इसको एक बार देखेंगे, रिवाइज़ करेंगे, तो चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे, और सबसे पहले हम लोग कहाँ पर पहुँचते हैं, अपने भारतीय संविधान के विषय में जानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में जानते हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में हमको जानना है, और क्या क्या क्वेश्चंस इसमें हमको जानने हैं। वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, आखिर हमको कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। क्यों हमको एक संविधान चाहिए, संविधान आखिर होता क्या है, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर इट्स फंक्शंस, ये किस तरीके से फंक्शन करता है, इसकी फंक्शन क्या क्या हैं, और एक सोसाइटी में ये किस तरीके से अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है, क्या इसके इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और आज हम अपनी लाइफ में जैसे कोई भी हम जॉब कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, तो किस तरीके से हमारी डेली डे टू डे लाइफ में इस कॉन्स्टिट्यूशन की एक भूमिका है, इन सभी जैसे प्रश्नों को हम यहाँ पर समझते हैं। और हाँ, जैसे जब आप तैयारी कर रहे हो तो एक चीज़ आपसे अक्सर पूछी जाती है कि बुक्स कौन सा फॉलो करें, ठीक है, कौन सी बुक्स फॉलो करें। तो देखिए, जहाँ तक बुक्स की बात रहती है, एक तो आप लक्ष्मीकांत जो सभी बच्चे फॉलो करते हैं उसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं जिसको आप वैसे तो 6 to अब बिल्कुल आप फ्रेश हैं तो 6 to 12 जा सकते हैं, नहीं तो 11-12 में भी आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पर जो आप क्लासेस कर रहे हैं, वहाँ पर जो नोट्स है उसमें इन दोनों का पूरा कॉम्बिनेशन है, लक्ष्मीकांत का भी है और एनसीईआरटी का भी है, ठीक है। इसके अलावा जो भी इश्यूज़ आते हैं, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आते हैं करंट मुद्दों पर जो कि पॉलिटी से जुड़े हुए हैं, उनको भी हमने इंक्लूड किया हुआ है। तो ये जो आपके नोट्स रहेंगे, जो यहाँ पर डिस्कशन होगा, वो कंप्लीट होगा। अगर आपकी इच्छा है तो आप इन सब चीज़ों को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपना टाइम उतना ही रखिए जितना आपके पास अवेलेबल है और आप मैनेज कर सकें। क्योंकि अगर आप यहाँ पर आए हैं और उसके बाद फिर से आपको अगर बुक पढ़नी पड़ रही है ये सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं आपका डिसएडवांटेज ही हो रहा है। अब यहाँ पर आए तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको सब कुछ दे दिया जाए यहीं पर, जिससे आपका टाइम सेविंग हो सके और आप अदर सब्जेक्ट्स पर, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर अपने फोकस कर सकें, ठीक है। तो आप लोग संविधान के विषय में परिचित होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में जानते होंगे। अगर आप लोगों से प्रश्न किया जाए कुछ कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो आप लोग का क्या जवाब होगा। आप में से कुछ लोग तो जानते ही होंगे कि क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या नहीं होता है।
कुछ आप लोग अपने विचार दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है और क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है उसको हम समझते हैं। ठीक है, और प्रीएम्बल की भी क्यों दिया गया है वो, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ बातें दी गई, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग इन पावर, लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, एस्पिरेशन और एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। बहुत सारी बातें दी हैं, इतना सिर्फ लिखने के लिए, नोट्स के लिए है, लेकिन इतना अगर आप सिर्फ ऐसे में पढ़ दूँ तो उसका कोई मतलब आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक एक करके हमको इन सब चीज़ों को समझना होगा और जानना होगा। ठीक, तो चलिए, ये बहुत सारे कंटेंट हैं, आपको एक एक करके आपको सब अगर आप पढ़ेंगे, नोट्स यहाँ पे अपलोड रहेगी, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा फोकस क्या है, पहले समझने पर है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे अपना समझने पर। चलिए आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान यानी कि क्या होता है। ठीक है, तो देखिए संविधान क्या है, एक तरीके से सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि नियमों का समूह और समुच्चय है एक तरीके से ये। ठीक है, कैसे हम डेली डे टू डे लाइफ से आप समझेंगे इन सब चीज़ों को। जैसे मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। ठीक है, स्कूल कॉलेज कहीं भी आप जा रहे हों, तो वहाँ पर मान लीजिए आप 60 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 60 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और उसके बाद मास्टर साहब आते हैं, टीचर जी आते हैं, प्रोफेसर साहब आते हैं, और वो कोई टॉपिक पढ़ाना शुरू करते हैं, वो कोई टॉपिक पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो अब जैसे ही उन्होंने टॉपिक पढ़ाना शुरू किया तो 60 स्टूडेंट जो थे, एक ने कहा नहीं सर ये पढ़ाइए, नहीं सर ये पढ़ाइए, नहीं गुरुजी ये पढ़ाइए। तो 60 स्टूडेंट्स ने क्या किया, 60 ऑप्शंस दे दिए, 60 ऑप्शंस दे दिए। ठीक है, अब टीचर साहब, गुरुजी कंफ्यूज कि भाई हम क्या पढ़ाएं। अब अल्टीमेटली तो परेशान हो जाएंगे, भाई हम क्या पढ़ाएं, इन लोग तो कुछ भी बात किए जा रहे हैं। ठीक है, एक ये एग्ज़ाम्पल जैसे हुआ। उसके बाद अब मान लीजिए आप सोसाइटी में रह रहे हैं, आप किसी भी सोसाइटी में रह रहे हैं। हमारे यहाँ हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, पंजाबी हैं, सिख हैं, पर्शियन हैं, जैनिज़्म हैं। ठीक है, जैन धर्म को मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले, पारसी धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। मतलब पूरी हमारी सोसाइटी में हर तरह के कल्चर आपको देखने को मिल जाते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, और क्या देखने को मिलता है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी मिलती है, और फिजियोग्राफिकल डाइवर्सिटी तो आपको देखने को मिलती है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में अगर चले जाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपको अलग कल्चर देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप कहाँ जाते हैं, आप साउथ इंडिया में चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको अलग कल्चर देखने को मिलेगा। आप नॉर्थ इंडिया में आते हैं, वहाँ पर आपको अलग कुछ देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर में चले जाएंगे, लद्दाख में चले जाएंगे, अलग कल्चर देखने को मिलेगा। तो हमारे यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी है, ये सब चीज़ें हैं। और अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये 60 स्टूडेंट थे, अलग अलग ऑप्शंस रख रहे थे। अब मान लीजिए जो यहाँ पर जो हिंदू रिलीजन को मानने वाले लोग हैं वो कहें भाई जो कुछ होगा सब वेदों के अनुसार होगा, वेद के अनुसार जो वेद फॉलो किया जाएगा वही रूल होगा। मुस्लिम कहें नहीं भैया जो कुरान में लिखा है वही होगा। क्रिश्चियन कहें नहीं जो बाइबल में है वही होगा। सिख कहें नहीं गुरु ग्रंथ साहब में जो है वही रहेगा। तो सब लोग अगर इस तरीके से बातें करने लगेंगे तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। ठीक है, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी तो सब बड़ी समस्या हो जाएगी। आखिर सोसाइटी में तो सभी लोग रह रहे हैं ना। अगर सिर्फ हम कुरान से चलने लगेंगे तो इनको समस्या होगी, इनको समस्या होगी, इनको समस्या होगी। अगर हम सिर्फ इससे चलेंगे तो इनको समस्या होगी। तो हमको तो एक ऐसी कोई बुक चाहिए
जो ऐसी हमको कोई बुक चाहिए जो हर किसी के लिए इक्वल हो, हर किसी के लिए जो भी रिक्वायरमेंट हो उसको वो फुलफ़िल कर रही हो। आप अपने लाइफ में जो भी ग्रोथ करना चाहते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, आप एजुकेशन चाहते हैं, आप फूड चाहते हैं, होम चाहते हैं, ये सब फ्रीडम, लिबर्टी, ये सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं, ये सब कुछ आपको दे सके, ऐसी एक बुक हो जिससे आप सिर्फ किसी एक रिलीजन से ना जुड़कर उस बुक के अकॉर्डिंग चलें। ठीक है, तो सोसाइटी में ये सारी चीज़ें जो हमारे एक सोसाइटी में एक रूल्स एंड रेगुलेशन की एक बुक होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग ही सभी को बिहेव करना होगा। कोई आप अब कोई कहे भैया नहीं हमको जॉब करना है तो सब कह सकते हैं हाँ आप जॉब करिए, लेकिन वो जॉब क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बातों के लिए कोई एक ऐसी बुक होनी चाहिए जिसको फॉलो किया जा सके। इसी तरीके से हमारा जो गवर्नमेंट बनती है, हमारी जो सरकार बनती है, या फिर कहें अगर हम एक पूरी हमारी राज्य व्यवस्था जो हमारी गवर्नेंस चलती है उसके 3 पिलर होते हैं। एक होता है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह हो जाती हैं, ठीक है, या पार्लियामेंट आप कह लीजिए, ठीक। और उसी तरीके से दूसरी हमारे हो जाती कौन सी, गवर्नमेंट, जैसे हमारी मोदी साहब की गवर्नमेंट आजकल चल रही है, उससे पहले मनमोहन साहब की गवर्नमेंट चल रही थी, ठीक है। और तीसरी हमारी सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं यानी कि जुडिशरी। तो हमारी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इस तरीके से हमारी 3 पिलर हैं हमारी व्यवस्था के। अब मान लीजिए ये तीनों पिलर, जुडिशरी और कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और हमारी जो विधायिका है लेजिस्लेटिव असेंबली, ये तीनों के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्लियर होने चाहिए ना। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्लियर होने चाहिए कि किसका क्या कार्य रहेगा। मान लीजिए आज मोदी साहब कोई एक लॉ पास करते हैं, जैसे फार्म बिल इन्होंने बनाया था, हालांकि वापस ले लिया, लेकिन मान लीजिए फार्म बिल जैसे आया, अब फार्म बिल इन्होंने बनाया, उसका अपोज हुआ, ठीक है, वापस ले लिया, ठीक है। मान लीजिए ऐसे ही फार्म बिल को ये बनाते, सुप्रीम कोर्ट कह देता नहीं भैया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, इसको हम कैंसिल करते हैं, नल एंड वॉइड करते हैं। उसके बाद कोई और बिल लेके आती है, उसको भी कह देती है सुप्रीम कोर्ट नहीं हम इसको नल एंड वॉइड करते हैं। तो अब क्या हुआ, अब सरकार कोई भी बिल ले आ रही है, ये इसको नल एंड वॉइड किए जा रही है, इसको कह रही है कि संवैधानिक नहीं है। तो समस्या आ जाएगी ना भाई, लॉ कैसे बनेगा फिर, लॉ मेकिंग पावर तो इसको मिला हुआ है ना, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जुडिशरी एक्स्ट्रा ही कुछ काम करने लग रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए संसद या फिर सरकार कहें इस तरीके से बिहेव करने लगे कि जुडिशरी की पावर को कम करने लगे, न्यायपालिका की पावर को कम करने लगे, तब भी समस्या हो जाएगी। तो हमको कुछ बीच का रास्ता निकालना होगा। सबकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। सभी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना पड़ेगा। भाई विधायिका क्या करेगी, कार्यपालिका क्या करेगी, न्यायपालिका क्या करेगी, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। आप एक दूसरे के काम में अपनी नाक नहीं ले जाएंगे, ये बात बतानी पड़ेगी। तो कौन बताएगा, इसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए। तो इसको बताने वाली भी एक बुक है, इसको बताने वाली भी एक बुक है। तो ये बात हो गई, तो इसके लिए भी एक बुक आपको मिल गई। अब उसके बाद में, अब 1947 से पहले ब्रिटिशर्स थे यहाँ पर, ठीक है, ब्रिटिशर्स हुआ करते थे यहाँ पर। मनमानी उनका तो एक ही फोकस था कि किसी तरीके से खुद का प्रॉफिट हो, यहाँ के लोगों के साथ उनको कोई लेना देना नहीं था। दिखावा भले करते थे कि हम यहाँ पर बहुत ही डेवलप कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को सिविलाइज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो उनका फोकस क्या था, खुद के प्रॉफिट पर ही था। ठीक है, तो चलिए ये लोग हमको गुलामी में की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उससे पहले आ जाइए, उससे पहले मुग़लों का शासन था। भाई कुछ भी कहिए, ये भी तो बाहर से ही आए हुए थे ना, ये भी बाहर से ही आए हुए थे, इनका शासन था। उससे पहले आप सल्तनत पीरियड में चले जाइए, वहाँ भी आक्रमण हुआ था, अरबी आक्रमण हुआ, वहाँ के लोग यहाँ पर आकर शासन करने लगे। तो ओवरऑल क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं हम कि भारत में लंबे समय तक एक एक्सटर्नल पावर्स का कंट्रोल रहा, एक्सटर्नल पावर्स का कंट्रोल रहा। और
अंग्रेज़ों से जब लड़े तो हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं थी। पूरा देश गांधी जी के पीछे में, हमारे भगत सिंह के, चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे एकदम से किसी भी तरह से हमको आज़ादी चाहिए, अब आज़ादी चाहिए। और जब हम आज़ाद हो गए तो उसके बाद में इन 250 सालों में, 200 सालों जो अंग्रेज़ों की से हम लड़ रहे थे, जब आज़ादी हमको मिल गई तो भाई हम उसके बाद में अब क्या ये इस आज़ादी के बाद हम क्या करेंगे। हमको एजुकेशन चाहिए, हमको बोलने की स्वतंत्रता चाहिए, हमको कुछ भी करने की, कहीं भी जाने आने की स्वतंत्रता चाहिए, हमको धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए। तो ये सारी की सारी आपको बहुत सारी इच्छाएं थी, आपकी बहुत सारी आकांक्षाएं थी। अब इसको कैसे पूरा किया जाए, किस तरीके से इसको पूरा किया जाए, बहुत बड़ा प्रश्न था। अब इन प्रश्नों का उत्तर देना भी आवश्यक था। भाई बोलने की स्वतंत्रता आप अनलिमिटेड भी दे देंगे तो इतनी डाइवर्सिटी है तो उसमें आपस में ही लोग लड़ने लगेंगे। तो हर चीज़ की भी एक लिमिटेशन होनी चाहिए। कितना लिमिटेशन लगाया जाए, कितना नहीं लगाया जाए, किन सब चीज़ों को एब्सोल्यूट कर दिया जाए। भाई हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फूड सिक्योरिटी तो सबको देना था, एम्प्लॉयमेंट सबको देना था, तो उसके लिए किस तरीके से प्रावधान किए जाएं। हम अगर कह दें कि हमारी 80 करोड़ की पॉपुलेशन है, अगर मान लीजिए 130 पहुंच चुके हैं, अगर 80 करोड़ की पॉपुलेशन है और कहें कि हम 80 करोड़ के 80 करोड़ को नौकरी दे देंगे, तो क्या गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब हो सकती है क्या? 80 करोड़ को हम दिन में एकदम बढ़िया चिकन देंगे, फ्राइड राइस देंगे, पनीर देंगे, तो क्या इस तरीके की हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन थी क्या? नहीं थी। तो किस तरीके से क्या चीज़ों को पूरा किया जाए, ये सारी चीज़ें थी। और इसके लिए भी कुछ जो क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कितना किया जाए, उसके लिए भी एक बुक चाहिए थी। और इन सभी चीज़ों के लिए जो बुक बनाई गई, इन सभी क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस आपने अभी देखे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए जो बुक बनाई गई, वही बुक है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान। हमारा संविधान यही है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये क्या है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियमों का एक समूह है ये पूरी तरीके से, ठीक है, जिसके क्या क्या फंक्शन हैं। फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। एक सोसाइटी में जैसे हमारे हर रिलीजन के लोग, हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनके बीच में हारमोनी बनी रहे, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, उनकी सभी की ज़रूरतें भी पूरी होती रहें। तो इसके बीच लिए कोऑर्डिनेशन करने का काम कौन करता है? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। सेकेंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। मतलब आखिर पार्लियामेंट लॉ बना रहा है, पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगा, ये कौन बताया? ये कॉन्स्टिट्यूशन बताया। पार्लियामेंट के मेंबर्स कैसे आएंगे, लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स कैसे इलेक्ट होंगे, ये भी हमारा पार्लियामेंट कैसे चलेगी, ये सब कुछ कौन बता रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ही बता रहा है। डिसीजन मेकिंग पावर, जुडिशरी की क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, सरकार की क्या भूमिका होगी, ये सब कौन बता रहा है? ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ही बता रहा है। द थर्ड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट टू सम लिमिट ऑन व्हाट गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स। दिस लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास देम। मतलब आपको कुछ अधिकार जैसे दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स में, ये आपको 6 अधिकार इसमें आपको जो देखने को मिलते हैं, डिस्कस करेंगे हम। लेकिन इन अधिकारों पर कभी कोई कमी कटौती करने का प्रयास नहीं कर सकती सरकार। ये आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, जो आप जिन प्रश्नों को आप आज़ादी के समय खोज रहे थे, उन प्रश्नों के उत्तर आपको दिए गए हैं, ठीक है। कुछ लिमिट्स से दिए गए हैं, वो लिमिट्स को हम जानेंगे, लेकिन इनको जितना दे दिया गया है, जैसे दिया गया, उसमें फर्दर कोई कमी कटौती नहीं होगी। अगर कुछ कमी कटौती होती है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत आगे आएगा और उसको कैंसिल कर देगा। वो उसको प्रोविज़न को कह देगा कि ये आप गलत कर रहे हैं सरकार को, उसको तुरंत नहीं माना जाएगा। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि ये हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। जैसे आप फ्रीडम ऑफ एक स्पीच की बात अक्सर सुनते होंगे, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच वह जैसी चीज़ें यहीं पर आती हैं। रिलीजियस फ्रीडम,
अभी जैसे कर्नाटक में एक मुद्दा चल रहा है हिजाब का, सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचा हुआ है, वो सब कहाँ पे आ रहा है? वो सब यहीं पे आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपनी उसकी व्याख्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। उसके बाद में द फोर्थ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर जस्ट सोसाइटी। मतलब डीपीएसपी में जैसे आपको कुछ प्रावधान किए गए हैं कि रिसोर्सेज जो हमारे संसाधन जो हैं वो लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, गवर्नमेंट कैसे सब तक पहुंचाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, सभी को एजुकेशन मिले, सभी को एम्प्लॉयमेंट तक पहुंच हो सके, ये सब चीज़ें जो एक डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए आवश्यक है, वो सब भी बातें भी यहीं पर बताई गई हैं, ठीक है। ये उसी का पूरा डिस्कशन है और ये सारा का सारा एनसीईआरटी का ही मैटर है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इसको बाद में इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। जो बातें अभी आपको समझाई गई हैं वही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है। वो सब वही पॉइंट है यहाँ पर, जितनी भी बातें भी हम लोगों ने डिस्कस की हैं वो पूरा का पूरा यहाँ पर एकदम बाकायदा लिखा हुआ है, ठीक है। हिंदी में भी वही चीज़ें हैं। सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के उत्तरदायित्वों का सीमांकन होता है। सेट ऑफ रूल्स दैट डिसाइड्स द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एक आदर्शात्मक मूल्ययुक्त दस्तावेज जो नागरिकों को द्वारा स्वेच्छा से अपनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या हमको मिलता है? डेमोक्रेसी हमारी चलती है, डेमोक्रेसी हमारी चलती है। कैसे डेमोक्रेसी चल रही है? अब आप अपने में प्रतिनिधि चुन रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं लोकसभा के लिए, ठीक है, विधानसभा के लिए। आपको अपनी इच्छा से कुछ भी करने की स्वतंत्रता है। आप कोई भी जॉब कर, आज आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी और जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। आप तेलंगाना में जा सकते हैं, आप केरला में जा सकते हैं, आप महाराष्ट्र में जा सकते हैं। रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अकॉर्डिंग बता दिया है कि हमारे यहाँ सबसे सुप्रीम कानून रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। आप अपनी पार्टी बना सकते हैं, आप सोसाइटी बना सकते हैं, आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप जो शासन व्यवस्था पूरी चल रही है उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन रहेगा। ये सब कौन सुनिश्चित करता है? ये सब कॉन्स्टिट्यूशन अपने आर्टिकल्स वगैरह के द्वारा ही इसको सुनिश्चित करता है। तो ये सारी बातें आपको कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। तो अब आप कह सकते हैं कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है इसका आंसर आपको यहाँ पर बहुत ही डिटेल में मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है। और आपको जब मेंस में आंसर राइटिंग करने जाएंगे तो इस तरीके से एकदम सेट पैटर्न में आपको चीज़ों को लिमिटेड वर्ड्स में लिखनी होती हैं। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, संविधान एक ऐसा आदर्शात्मक कागजी दस्तावेज है, आइडियल पेपर है, जिसमें सरकार के तीनों अंगों अर्थात कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का विवरण रहता है और नागरिकों के द्वारा इसे स्वेच्छा से स्वीकार किया जाता है। ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्या? नागरिकों के द्वारा इसे जानबूझकर स्वीकार किया जाता है। देखिए, जैसे जब हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था, ब्रिटिशर्स का शासन था। अब मान लीजिए ब्रिटिशर्स का शासन था और अंग्रेज़ यहाँ से जाते जाते समय ये हमको कहते कि ये लो आप तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आज से तुम्हारा देश ऐसे ही चलेगा। तो वो जो लॉ बनाते, इसमें जो वो पॉलिसीज़ बनाते, वो क्या बनाते? हमारे अकॉर्डिंग बनाते क्या? अगर वो हमारे अकॉर्डिंग चलते तो इतने दिन तक हम इतने शोषित ही ना रह रहे होते। तो ये हमारी इच्छाओं को तो पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम इतनी दिन से हम लिबर्टी मांग रहे हैं, फ्रीडम मांग रहे हैं और उनके द्वारा ही बनाया हुआ अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो फिर हमारी इंडिविजुअल लिबर्टी कहाँ रह जाती है? हमारी इंडिविजुअल लिबर्टी कहाँ रह जाती है? इसीलिए जब भी किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, संविधान बनाया जाता है, तो उसकी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उसको वहाँ की जो पब्लिक होती है, वहाँ के जो लोग होते हैं, उसको अपनी इच्छा से एक्सेप्ट करते हैं। उसको कोई थोप नहीं सकता आपको, नहीं आपको ये करना ही करना होगा। आपके पिताजी आपको बोल सकते हैं कि नहीं तुम्हें आज ये काम करना होगा, लेकिन कोई बाहरी एक्सटर्नल आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थोप सकता कि नहीं यही कॉन्स्टिट्यूशन होगा।
जब भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, वहीं के लोगों के द्वारा उसको बनाया जाता है और वहाँ के लोग उसको अपनी इच्छा से अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उसको मानते हैं। कोई भी एक्सटर्नल पावर आपको ज़बरदस्ती उसको नहीं दे सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जहाँ भी होता है वहाँ की जनता उसको अपनी इच्छा से स्वीकार करता है, और ख़ास तौर पे भारत जैसे देश में। तो ये एक इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नागरिकों के द्वारा इसे अपनी इच्छा से जानबूझकर स्वीकार किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशन का दार्शनिक आधार। ठीक है, किसी भी देश राष्ट्र की संवैधानिक व्यवस्था में, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर में, शासन व्यवस्था में केंद्रीय विषय वस्तु व ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हमने बात की, यह एक प्रकार से डेमोक्रेसी का हार्डवेयर होता है जिस पर रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इत्यादि जैसे सॉफ्टवेयर कार्य कर रहे होते हैं, और एक तरीके से यह डेमोक्रेसी का बेस होता है। डेमोक्रेसी का ये बेस होता है। ठीक है, हिंदी में लिखा है लेकिन इंग्लिश में भी हम बातें कर रहे हैं, इसलिए आप फोकस करिएगा। ठीक है, ठीक है। भारतीय संविधान भारतीय लोकतंत्र व नैतिक शासन व्यवस्था के लिए एक प्रकार से मैग्ना कार्टा है। इसके विभिन्न प्रावधानों में कई दार्शनिक चिंतकों, नैतिक व लोकतांत्रिक विचारधाराओं, संस्थाओं इत्यादि के प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे आप मॉन्टेस्क्यू को ले लीजिए, बहुत सारे दार्शनिक हुए हैं, रूसो हुए, मॉन्टेस्क्यू हुए, हमारे भारत से महात्मा गांधी जी हुए। तो इन सभी के विचारों को हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया है, विभिन्न प्रावधानों में, विभिन्न अनुच्छेदों में। और इन सभी का मेन मकसद क्या है? जो 4 फंक्शन अभी हमने पढ़े थे, पावर किसके पास में रहेगी, डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, पब्लिक के पास कौन सी लिबर्टी रहेगी, क्या स्वतंत्रता रहेगी, कैसे रहेगी, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या क्या होंगे, डेमोक्रेसी कैसे चलेगी, इन सभी के लिए इन सभी विचारों को इसमें लिया गया है। ठीक है, तो ओवरऑल अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसके क्या फंक्शन है, वो समझ लिया। ठीक, अब नेक्स्ट लेक्चर में हमको क्या करना है? नेक्स्ट लेक्चर में हमको बेसिक फ़िलॉसफी क्या होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, और जो विचारक हैं जैसे महात्मा गांधी हो गए, मॉन्टेस्क्यू हो गए, इन जॉन रॉल्स हो गए, इन विचारकों के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर क्या प्रभाव हैं, किस तरीके से इनके विचार हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ ही यूएसए और यूके, इनका मेनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर प्रभाव देखने को मिलता है, कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, उन सब चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको जितना बताया गया उसको आप एक बार रिवाइज़ करिएगा, समझिएगा, जानिएगा, उसके बाद में आप आराम से चीज़ों को समझ सकेंगे। ठीक है, इसके PDF फाइल्स आपको अपलोड मिल जाएंगी सेक्शन में, डॉक्यूमेंट सेक्शन में, या फिर जहाँ पर भी इसका ऑप्शन है। ठीक, मैं आपको क्लियर कर दूँगा, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। फुल डाउनलोड तो शायद ऑप्शन नहीं है, बट आप वहाँ पर देख के अपनी एक रनिंग नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और लेक्चर को फिर से आप देख सकते हैं, उसको आप रिवाइज ज़रूर करिएगा, चीज़ों को समझिएगा। ठीक, तो कल फिर से हम लोग इस टॉपिक पे मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग के कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग चैट में भेज सकते हैं, पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। या आपको कोई भी क्वेरी आ रही है, पेपर पे नोट करिए, सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ भेज दीजिए, आपको सबके आंसर मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए, कोई क्वेश्चन आप लोग के हैं तो बता दीजिए।